अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी स्टडी गाइडर्स। आज हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.4। ये एक्सरसाइज पहली 3 एक्सरसाइजेस से कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। जी स्टूडेंट, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। अब क्वेश्चन नंबर 1 में देखें तो इसके डिनोमिनेटर में यहाँ हमारे पास x² + 4 है, जो कि एक नॉन रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है और उसका स्क्वायर भी मौजूद है। तो इट्स मीन दैट कि ये नॉन रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर तो है, लेकिन ये रिपीटिंग में है। तो जो रिपीटिंग में होता है उसकी पार्शियल फ्रैक्शन यूं की जाती है कि एक दफ़ा तो हम उसको एज इट इज़ लिखते हैं विदाउट स्क्वायर, x² + 4, और दूसरी दफ़ा हम उसको स्क्वायर के साथ ही लिखते हैं x² + 4 का स्क्वायर। अब चूंकि डिनोमिनेटर में यहाँ पे ये देखें, ये एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इसके ऊपर जो न्यूमरेटर आएगा वो जस्ट कांस्टेंट नहीं आएगा, बल्कि वो एक लीनियर फैक्टर आएगा, यानी कि वो आएगा ax + b। इसी तरह से जो दूसरी जो फ्रैक्शन है x² + 4 का स्क्वायर, ये भी एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो इसके ऊपर भी एक लीनियर फैक्टर ही आएगा और उसमें हम कांस्टेंट c और d ले लेंगे, लेकिन लिखेंगे लीनियर फैक्टर ही, यानी कि cx + d। नेक्स्ट स्टेप सेम है। इनकी इवेल्युएशन थोड़ी सी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की हो सकता है लंबी हो जाए, लेकिन ये ना तो इनका मेथड डिफरेंट है और ना ही ये मुश्किल है। देखें, सेम मेथड हम अडॉप्ट करेंगे कि लेफ्ट साइड को तो एज इट इज़ लिखते हैं और राइट साइड में इनका एलसीएम भी यही आएगा x² + 4 का स्क्वायर। अब इसके एलसीएम को अगर हम डिवाइड करते हैं x² + 4 से, तो एक x² + 4 कैंसिल हो जाएगा और जो एक बाकी बचेगा उसको हम न्यूमरेटर से यानी कि ax + b से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो ये ax + b के साथ लिखा जाएगा x² + 4, और जब दूसरी फ्रैक्शन की बारी आएगी तो x² + 4 का होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा पूरे एलसीएम के साथ और जस्ट cx + d बाकी बचेगा। अब इनके डिनोमिनेटर में जो नीचे वाली जो फैक्टर्स हैं ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और इक्वेशन हमारे पास बचेगी x³ = ax + b × x² + 4 और उसके बाद प्लस cx + d। हमारे पास कोई लीनियर फैक्टर है ही नहीं x वाला जिसको हम 0 के इक्वल पुट करके, वो जिस तरह से पहले 3 एक्सरसाइजेज में हम करते थे वैल्यू निकाल के पुट करने वाली, तो वो तो है नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी इक्वेशन को इवेलुएट करेंगे। देखें, ये फिर x³ ये ax जब मल्टीप्लाई होगा तो ये ax³ + 4ax, और जब b मल्टीप्लाई होगा तो bx² + 4b, और अब उसके बाद ये cx + d एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखें बच्चों, इसमें जो x³ के कोएफिशिएंट हैं राइट साइड पे तो ये a है, ठीक है, ओनली a, और लेफ्ट साइड के ऊपर देखें तो ये 1 है, और जो x² वाले कोएफिशिएंट हैं वो यहाँ पे ये b है और लेफ्ट साइड के ऊपर कोई मौजूद नहीं है, तो उसको हम 0x² लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर x के कोएफिशिएंट देखें तो ये हमारे पास एक 4a बनता है और एक ये c बनता है, तो ये 4a + c होंगे और लेफ्ट साइड के ऊपर x जो है वो भी 0x ही है। इसी तरह से कांस्टेंट्स भी 0 के इक्वल ही होंगे। तो हम इस इक्वेशन को अरेंज करके लिखते हैं अब डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये x³ = ax³ और प्लस bx², और x वाले 2 हैं तो हम x को कॉमन ले लेते हैं, तो 4a + c × x हो जाएगा, और कांस्टेंट्स जो हैं वो 4b + d एज इट इज़ लिखे जाएंगे। अब देखें, इनके कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं, तो बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स कि a जो है वो राइट साइड के ऊपर x³ का कोएफिशिएंट है और लेफ्ट साइड पे x³ का कोएफिशिएंट 1 है, तो a की वैल्यू आ गई 1, तो ये एक वैल्यू a की आ गई। अब इसी तरह से b की वैल्यू जो है अगर हम कंपेयर करते हैं x² के कोएफिशिएंट को तो वो 0 आ जाएगी, ठीक है, और x के कोएफिशिएंट को कंपेयर करने से 4a + c = 0 आ जाएगा, और कांस्टेंट्स को कंपेयर करने से 4b + d = 0 आ जाएगा,
ठीक है। अब देखो बच्चों, ये a की वैल्यू हमारे पास मौजूद है और b की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, और अब हमने जस्ट c और d की वैल्यूज़ निकालनी है। तो c और d की वैल्यू निकालने के लिए a में अगर हम इस इक्वेशन में a की वैल्यू पुट करते हैं तो देखें ये 4 इंटू 1 प्लस c इज़ इक्वल टू 0, तो ये c इज़ इक्वल टू -4 आ गया। इसी तरह से b की वैल्यू पुट करते हैं 4 इंटू 0 प्लस डी इज़ इक्वल टू 0, तो यहाँ से d इज़ इक्वल टू 0 आ गया। लें जी, चारों वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। तो अब हम इनकी पार्शियल फ्रैक्शंस लिख सकते हैं। पार्शियल फ्रैक्शंस हमने बनाई थी, तो हम इनकी जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो देखें a की जगह पे अब हमने वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पर 1 पुट करनी है, और b की जगह पे 0 पुट करनी है, c की जगह पर -4 पुट करनी है, और d की जगह पर 0 पुट करनी है। तो जब ये वैल्यूज़ हम इसमें पुट करेंगे तो ये इक्वल टू किसके आ जाएगा, ये इक्वल टू आ जाएगा, देखें 1x प्लस 0 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 और प्लस -4x और प्लस 0 और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो हेंस अब हम इसको फाइनली फिर लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू, देखेंगे जस्ट x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 रह गया, और यहाँ पर ये -4x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो यही इसकी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस हैं, रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है जी, ये आंसर आ गया जी। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो इसमें एक लीनियर फैक्टर भी मौजूद है और इसके अलावा एक नॉन रिड्यूसेबल और रिपीटेड क्वाड्रेटिक मौजूद है। यानी पहले तो हमने इसका जो लीनियर फैक्टर है उसको तो हम लिख सकते हैं ना कि ये a ओवर x प्लस 1 है, और दूसरी जो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनेगी वो चूंकि रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर है लिहाजा वो दो फ्रैक्शंस बनेंगी। ठीक है ना। अब एक के नीचे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा जाएगा विदाउट स्क्वायर, और एक में लिखा जाएगा स्क्वायर के साथ। अब इसके ऊपर जो हमने लीनियर फैक्टर लिखना है ना वो लिखा जाएगा फिर बी एक्स प्लस सी, और उससे नेक्स्ट फ्रैक्शन में फिर वो डी एक्स प्लस ई हो जाएगा। यानी कि अब ये 5 कॉन्स्टेंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो गए इसके अंदर। तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, और नेक्स्ट स्टेप्स उसी तरह से लेफ्ट साइड को हम वैसे ही लिखेंगे। न्यूमरेटर जैसा भी है उसको हमने एज इट इज़ ही लिखना है, बस यही देखना है ना कि उसकी डिग्री जो है वो छोटी होनी चाहिए डिनोमिनेटर से। तो न्यूमरेटर की डिग्री जो है वो 4 है, और डिनोमिनेटर में हम देखें बच्चों तो यहाँ पे देखें ये एक्स स्क्वायर का एक स्क्वायर मौजूद है, यानी ये 4 हो गई, और 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स ये 5 हो गई। ठीक है, और डिनोमिनेटर में इसकी जो है ना डिग्री वो 5 बनती है। तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसलिए हमने जो है ना वो इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस ऐसे ही बना दी। अब लेफ्ट साइड को हमने एज इट इज लिखा और राइट साइड वालों का एलसीएम लिया। अच्छा जी, देखें एलसीएम को डिवाइड करेंगे पहली फ्रैक्शन के ऊपर a ओवर एक्स प्लस 1 पे। एक्स प्लस 1 पे जब डिवाइड करेंगे ना तो x प्लस 1 कैंसल आउट होगा, x प्लस 1, और a के साथ लिखने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मौजूद है, तो उसको हम लिखते हैं a इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। अच्छा, दूसरी फ्रैक्शन में देखें तो जब हम एलसीएम से डिवाइड करते हैं इसके डिनोमिनेटर को तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है वो एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 से कैंसल आउट होगा, और जो बी एक्स प्लस सी है ना बच्चों ये फिर मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस 1 के साथ भी और एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ भी। और तीसरी फ्रैक्शन में देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इस सारे के साथ कैंसल आउट होगा और जस्ट x प्लस 1 बचेगा, इसको हम dx प्लस ई के साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, dx प्लस ई इंटू ये हो जाएगा फिर x प्लस 1। अब देखें ये एलसीएम सारे का सारा कैंसल आउट हो जाएगा और इक्वेशन जो बच जाएगी वो होगी x की 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू a के साथ है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ एक्स प्लस 1 भी है
और एक्स स्क्वेयर प्लस 1 भी है और डी एक्स प्लस ई के साथ जस्ट एक्स प्लस 1 है। तो ये इक्वेशन नंबर 2 है। जी बच्चों, तो चूंकि हमारे पास एक लीनियर फैक्टर x प्लस 1 मौजूद है, सो हम उसको कहते हैं कि लेट x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0 और यहाँ से हम x इज़ इक्वल टू -1 निकालते हैं और उसको पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। तो फिर ये इक्वेशन नंबर 2 में जब हम x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ये x की 4 जो है इसकी जगह पे -1 की पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस ये -1 प्लस 1 इज़ इक्वल टू a इंटू -1 का स्क्वायर 1 तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस b इंटू -1 और प्लस c इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ये x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है तो बल्कि ये सारा 0 हो जाएगा, हमें इसमें वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है। देखें नेक्स्ट में x प्लस 1 मौजूद है तो x प्लस 1 की वैल्यू तो 0 है, तो फिर 0 से मल्टीप्लाई होके ये सारी टर्म जो है ये हो जाएगी 0। ठीक है, इसी तरह से यहाँ भी x प्लस 1 मौजूद है तो ये वाली सारी टर्म भी 0 हो जाएगी। देखिए ये -1 की पावर 4 तो 1 आ गया और प्लस 3 इंटू 1 3 और -1 प्लस 1 इज़ इक्वल टू, यहाँ से देखें ये 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर 4 तो ये इक्वल टू 4a। देखिए बच्चों ये 1 प्लस 3 4 और ये 1 माइनस 1 तो कैंसिल आउट होंगे और 4 इज़ इक्वल टू 4a और यहाँ से a इज़ इक्वल टू 1। एक a कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास आ गई और बाकी जो कांस्टेंट्स हैं उनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए अब हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 को एक्सपेंड करना है। 2 को एक्सपेंड करते हैं तो ये फिर देखेंगे x की 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू ये जो x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है इसको एक्सपेंड करते हैं पहले। तो ये x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 और ये जो बी एक्स प्लस सी है इसके साथ ये दो फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखें ये एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और उसके बाद देखें तो ये हमारे डी एक्स प्लस ई जो है ये एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा डी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स और फिर ई एक्स प्लस ई। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में ये उसी तरह से सारा लिखते जाएंगे और ए को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा जी, और अब ये जो बी एक्स प्लस सी है इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर तो ये बन जाएगा बी एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर फिर उसके बाद बी एक्स क्यूब और बी एक्स और अब जब c मल्टीप्लाई होगा तो सी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस c और जो d वाले हैं उनको भी हम लिख लेते हैं इधर प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई एक्स प्लस ई। अच्छा जी, अब हमने इनको डिसेंडिंग ऑर्डर्स में लिखना है तो उसके लिए चले हम इनको ज़रा एक्सप्लोर करें थोड़ा सा। एक x की 4 हमारे पास यहाँ पर मौजूद है और उसके बाद जो x की 4 है वो यहाँ पर मौजूद है और उसके बाद कोई भी नहीं है। ठीक है, तो x की 4 वाले तो ये दो ही हैं। अब उसके बाद लेट्स फाइंड x क्यूब, तो x क्यूब में ये बी एक्स क्यूब है, सी एक्स क्यूब है और उसके बाद जो स्क्वायर वाले हैं वो देखें ये 2a एक्स स्क्वायर है और ये बी एक्स स्क्वायर है एंड देन ये सी एक्स स्क्वायर है एंड देन ये डी एक्स स्क्वायर है। और उसके बाद x वाले जो हैं उनको हम तलाश कर लेते हैं। देखें ये बी एक्स है एंड सी एक्स है एंड डी एक्स है एंड ई एक्स है और उसके बाद रह जाते हैं तो कांस्टेंट्स। देखें कांस्टेंट में ये a है और ये c है एंड ये e है। ठीक है, अब मैंने इनको डिफरेंट कलर स्कीम्स दी हैं ताकि हम इनको
आराम से तलाश कर सकें और एक सीक्वेंस में लिख सकें। और इनको चूंकि हमने बाद में कंपेयर भी करना है इनके कोएफिशिएंट्स को, उसको चले हम बाद में देखते हैं। अच्छा जी, तो ये फिर लिखा जाएगा x⁴ प्लस 3x² प्लस x+1 इज इक्वल टू x⁴ के साथ x⁴ को कॉमन लेते हैं तो ये a प्लस बी इंटू x⁴, और उसके बाद x³ वाले पिंक कलर में देखें तो ये मौजूद हैं b प्लस सी इंटू x³, और उसके बाद स्क्वायर वाले वाइट कलर में अंडरलाइन किए गए हैं x² वाले, तो वो हैं यहाँ पर देखें 2a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इंटू x², और उसके बाद x वाले जो हैं वो रेड में अंडरलाइंड है तो वो आ जाएंगे प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इंटू एक्स, और ग्रीन में मैंने अंडरलाइन किए हैं कांस्टेंट्स तो वो होंगे a प्लस सी प्लस ई। जी, तो अब बच्चों इसके कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं। तो बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स वी हैव, अब देखो जो x⁴ के कोएफिशिएंट हैं वो क्या हैं, वो देखें इधर a प्लस बी है और इधर 1 है, तो हम लिख सकते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू 1। एक तो ये इक्वेशन आ गई, और दूसरा x³ के कोएफिशिएंट देखें तो x³ में यहाँ पे ये b प्लस सी है, तो जो b प्लस सी है वो इक्वल टू लेफ्ट साइड पे देखें तो x³ वाला कोई भी यहाँ पे x³ वाली टर्म यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो उसको हम कह सकते हैं कि वो 0x³ है, लिहाजा ये इक्वल टू 0। ये आ गई नंबर 2। इसी तरह से अगर हम x² के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करें तो ये 2a प्लस बी प्लस सी प्लस डी है, 2a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और लेफ्ट साइड पे ये 3 है तो ये इक्वल टू 3 आ गए। ये इसकी तीसरी इक्वेशन बन गई। और अगर x के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करें तो ये बनेगा b प्लस सी प्लस डी प्लस ई, और x के कोएफिशिएंट 1 है इधर, तो ये देखें यहाँ पे 1, तो यहाँ ये इक्वल टू 1 आ गया। और फाइनली जो कांस्टेंट्स हैं, कांस्टेंट्स ये a प्लस सी प्लस ई, और कांस्टेंट लेफ्ट साइड पे 1 है तो ये 1 के इक्वल। ये 5 इक्वेशंस हमने बना ली। अब हमने इन पांचों कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो a की वैल्यू तो पहले ही हमारे पास मौजूद है, देखें ये a की वैल्यू 1 है, ठीक है यहाँ पर ये, और इसको हम पुट करेंगे अब इक्वेशन नंबर 1 में, तो देखें यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 में अगर वैल्यू पुट करते हैं ना, ये 1 प्लस बी इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 1 होके 0। अच्छा, और उसके बाद हम c की वैल्यू फाइंड करने के लिए इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ कर लेते हैं। तो 2 में मौजूद है b प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू 0 है, तो देन इट्स मीन दैट कि c की वैल्यू भी 0 आ गई, क्योंकि ये 0 प्लस सी इज इक्वल टू 0 जो होगा वो c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब d की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 3 को यूज़ करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 है हमारे पास 2a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 3। अब a की वैल्यू जो है वो है 1, तो 2 इंटू 1 प्लस b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 0 प्लस d इज इक्वल टू 3। देखेंगे 2 इंटू 1 2 जो है राइट साइड पे 3 से जाके माइनस होगा, तो d की वैल्यू 3 माइनस 2, या ये d की वैल्यू आ गई 1। अच्छा जी, तो e की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन 4 को भी यूज़ किया जा सकता है, 5 को भी यूज़ किया जा सकता है, जिसको मर्ज़ी यूज़ कर लें। तो 5 ज़रा मुझे इजी लग रही है तो 5 को यूज़ करते हैं, तो ये बन जाएगी a प्लस सी प्लस ई इज़ इक्वल टू 1। यहाँ से देखें a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 0 है, प्लस e इज़ इक्वल टू 1, 1 राइट साइड पे आके 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो e इज़ इक्वल टू भी 0 आ गया। ठीक है, ये पांचों की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई बच्चों। a की वैल्यू 1 है, b की 0, c की 0, d की 1, e की 0। तो फिर उसके बाद हम अब क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शंस लिखेंगे।
देखो बच्चों, मैंने तो कॉपी पेस्ट कर लिया, आप इस इक्वेशन को लिखें बेहतर है, ना लिखें तो कोई मसला नहीं, लेकिन लिखेंगे तो वैल्यू पुट करने में कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। अब देखें a की वैल्यू जो है वो 1 है, तो ये बन जाएगा 1/x+1, और प्लस b की वैल्यू 0, तो ये 0x, प्लस c की वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय x² + 1, और उसके बाद प्लस d की वैल्यू 1 है, तो ये 1x, और e की वैल्यू 0 है, और डिवाइडेड बाय x² + 1 का होल स्क्वायर। तो देखें जी, ये फिर फाइनली बन जाएगी, जो लेफ़्ट साइड है उसको तो एज इट इज़ लिखेंगे, और राइट साइड में देखें ये बन जाएगा 1/x+1, और ये जो है ये 0 + 0 ये मिलके हो जाएगा सारा 0, और 0 डिवाइडेड बाय समथिंग इज़ 0, तो इसका मतलब ये फ्रैक्शन तो सारी 0 है, और इसको हमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद नेक्स्ट वन जो है वो 1x, ये x है, और x + 0 x ही है, तो ये x/x² + 1 का होल स्क्वायर। लें जी, ये हैं इसकी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है जी, ये इसका आंसर आ गया।